हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा बायोलॉजी के वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य में पूछ रहा है कि कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 हड्डी होता है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम और एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर पूछे कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको बताना है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। एक होता है हड्डी और एक होता है उपास्थि। जो मुलायम वाला जो हड्डी होता है ना भैया, वो उपास्थि होता है। वही पूछे उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉन्ड्रियोलॉजी। अच्छा, अगर पूछेगा कि हड्डी में क्या पाया जाता है, तो हड्डी में एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। पूछेगा उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो आपको बताना है मायोसिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। और हड्डी में क्या पाया जाता है, तो हड्डी में और पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? कैल्शियम जो हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम क्या करता है? हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। वही फास्फोरस जलाने का, किसी भी चीज़ को जलाने में सहायता प्रदान करता है। यही कारण है कि जब व्यक्ति जब मरता है तो उनका हड्डी समेत जल जाता है, क्योंकि हड्डी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस पूरा तरह से किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होता है। और क्वेश्चन और अगर हम निकालें तो दोस्तों और भी क्वेश्चन निकल सकता है। पूछेगा कि हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, तो हड्डी से हड्डी का जोड़ कहलाता है लिंगामेंट। क्या कहलाता है? लिंगामेंट। अगर पूछे हड्डी से उपास्थि का जोड़ क्या कहलाता है, लिंगामेंट को हिंदी में कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु। आप ये बात भी याद रखिएगा। वही पूछे उपास्थि से पेशी का जोड़ क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कंडरा। क्या कहलाता है? हिंदी में कहलाता है कंडरा। इंग्लिश में इसी को कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दूसरा नंबर का है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है। दोस्तों, जो बच्चा होता है उसमें जो हड्डी की संख्या होता है, कितना होता है? वो 300 होता है। कितना होता है? 300 होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज़ ही आपके लिए क्वेश्चन लाता रहता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और मैं काफ़ी डीप के साथ मैं बताता हूँ। आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHAS इतिहास KIDUNIYA 99 इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप चाहे तो इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य के खोपड़ी में पूछ रहा है कि अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो खोपड़ी में जो हड्डी होता है वो 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य का खोपड़ी किसमें बंद होता है, आपको बताना है क्रेनियम नामक खोल में। किसमें? क्रेनियम नामक खोल में बंद होता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और चौथा नंबर का, मनुष्य के शरीर में पसलियां के कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में टोटल जो पसली अगर पूछे कितना पीस पाया जाता है, आपको बताना है 24 पीस पाया जाता है। और 24 पीस अगर पाया जाएगा तो कितना जोड़ा होगा? 12 जोड़ा होगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, आपको मैं एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब इंसान जब हंसता है तो उनका सभी पेशी काम करने लगता है। इसलिए आदमी हंसने से ज़्यादा स्मार्ट दिखता है। इसलिए आप लोग बेवजह हंसा कीजिए ताकि आपका सुंदरता भी बढ़े। चलिए 5वां नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो हम सब जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है वो कहाँ का होता है? वो कान का होता है। ये कान को 3 भाग में बांटा गया है। एक को कहे हैं बढ़ाई कान, एक को कहे हैं बढ़ाई कान, दूसरा को कहे हैं मध्य कान, तीसरा को कहे हैं अंतः कान। क्या कहे हैं? अंतः कान। बढ़ाई कान ध्वनि तरंग को अवशोषित करती है। यह मध्य कान 3 प्रकार का होता है, जिनको इनकस, मैलियस और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टेपिस। क्या है? स्टेपिस। दोस्तों, यही कान का जो तीसरा भाग होता है, मध्य कान के जो तीसरा भाग होता है, ये शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी होती है। जो कान का जो मध्य भाग का जो तीसरा भाग होता है, स्टेपिस, ये जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। वही पूछ रहा है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ का होता है? स्टेपिस होता है। पूछे ये कहाँ का हड्डी है, तब आपको बताना है ये कान का हड्डी है। मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो
अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करते जाइए। चलिए 6ठा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है, कई बार हम लोग पढ़े हैं कि मानव शरीर का जो सबसे लंबा हड्डी है वो कहाँ का हड्डी होता है, तो वो होता है जांग का हड्डी होता है। कहाँ का होता है? जांग का हड्डी होता है। कहाँ का होता है? जांग का हड्डी होता है। उस हड्डी का नाम पूछे क्या होता है, तो फीमर होता है। जब पूछेगा कहाँ का हड्डी होता है तब बताना है आपको जांग का हड्डी होता है। चलिए आप ये भी बात जान गए। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। दोस्तों टिबिया नामक की ये हड्डी है ना, ये कहाँ पाया जाता है? ये मनुष्य के पैर में पाया जाता है, यानी कि टांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टांग में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। 8वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। मैंने अभी भी आपको पहला क्वेश्चन में ही बताया था, दांत और हड्डी में क्या पाया जाता है। दोस्तों मैंने बताया कि दांत में एक तो पाया जाता है कैल्शियम और दूसरा पाया जाता है फास्फोरस। कैल्शियम किसी भी चीज़ को मजबूती प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, जबकि फास्फोरस किसी चीज़ को जलाने में सहायता प्रदान करता है। यही कारण है कि जब इंसान मरता है तो उनका हड्डी भी पूरा तरीका से जल जाता है, क्योंकि हड्डी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। इसी कारण हड्डी भी पूरा जल जाता है। तो मैंने बताया कि दांत के हड्डी में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, ऐसा ऑप्शन हमको सी दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न है, इसका भी मैंने थोड़ा डिस्कशन में आपको बताया था, अस्थि एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अगर हड्डी से हड्डी का जोड़ पूछे क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्नायु। क्या कहलाता है? स्नायु कहलाता है। स्नायु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिंगामेंट। वही पूछे अस्थि से पेशी का जोड़ क्या कहलाता है, तो आपको बताना है टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन। और टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टेंडन। तो यहाँ पर देखिए अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, यानी कि अस्थि से पेशी का जोड़ पूछ रहा है, वो क्या कहलाएगा, तो वो टेंडन कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। सबसे पहले हम दांत के बारे में जानते हैं। दांतों का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो आपको बताना है ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। जब आप किसी डॉक्टर के केबिन में जाते हैं, दांत वाले डॉक्टर का केबिन में जाते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है ओडोंटोलॉजी स्पेशलिस्ट, मतलब वो दांतों का क्या है? चिकित्सक है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार पाए जाते हैं, तो वो जो भैया 20 दांत जो है वो 2 बार पाया जाता है। कितना बार? एक तो है बचपन में पाया जाता है जब वो पैदा होता है, और उसके बाद में जब वो 7 साल का होता है तो उन सब दांत टूट जाता है, तो ये 20 दांत टूट जाता है। इसलिए इस 20 दांत को हम लोग कहते हैं अस्थायी दांत। क्या कहते हैं? अस्थायी दांत। क्या कहते हैं? अस्थायी दांत, या इसी को हम लोग कहते हैं दूध का दांत। क्या कहते हैं? दूध का दांत। आप समझ गए होंगे। पूछेगा दूध का दांत कितना होता है? 20 होता है। अस्थायी दांत कितना होता है? तो 20 होता है। चलिए मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। 11वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है। मनुष्य के शरीर में जो पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? वो मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग पाचन का जो काम होता है मुंह से शुरू होता है, लेकिन सबसे अधिक पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ हो जाता है मुँह से, लेकिन खत्म कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रारंभ कहाँ से होता है? मुँह से। तो इसलिए मुख्य गुहा इसका राइट आंसर होगा। अमाशय के बारे में मैंने आपको बताया, अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था। 13वां नंबर का प्रश्न है, मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है। मनुष्य के पाचन नली की लंबाई पूछ रहा है, वो कितना होता है। दोस्तों वो होता है 24 फीट होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। स्टार्च का शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है। दोस्तों ये होता है टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा होता है। और ये टाइलिन मनुष्य के कहाँ पाया जाता है, तो ये मनुष्य के लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। अच्छा, जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी आपको मीठा लगने लगता है। क्यों मीठा लगने लगता है? क्योंकि टाइलिन नामक एंजाइम जो है हमारे लार से जो निकलता है वो मीठा कर देता है। और मैं इसके बारे में थोड़ा और जानूं तो मैं आपको और क्वेश्चन में आपको क्या बता सकता हूं कि ये जो टाइलिन है ना, टाइलिन अच्छा ये टाइलिन जो है
आंसू में भी टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, आंसू में भी और लार में भी, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो है रेनिन। कौन है? रेनिन है। आप याद रखिएगा, अगर पूछे कि दूध का इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा? रेनिन है। अच्छा, दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? आपको बताना है लैक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध उत्पादन के लिए पूछेगा कौन सा क्रांति किया गया था? किया गया था श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक पूछे कौन था? तो आपको बताना है वर्गीज कुरियन। कौन था? वर्गीज कुरियन था। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए 16वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम जो पोषक तत्व है रक्त में वो कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? वो किए जाते हैं छोटी आंत से। कहाँ से किए जाते हैं? छोटी आंत से। क्योंकि मैंने आपको बताया था भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। जब छोटी आंत में होगा तो सारा प्रोटीन वहीं से न लेगा। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर का प्रश्न में। क्वेश्चन कहता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों मैंने अभी भी बताया कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग टाइलिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टाइलिन के नाम से जानते हैं। चलिए मैं आज आपको टाइलिन के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी देता हूँ। दोस्तों जब आप खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारे मुंह के द्वारा कई बैक्टीरिया चले जाते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया चले जाते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं। उन सब को मारने का काम हमारे पेट में एक अम्ल करता है। वो कौन सा अम्ल है ये बताइए? उस अम्ल का नाम है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन है? अगर पूछेगा मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला एक ऐसा अम्ल, तो आपको क्या बताना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे भोजन के साथ जो बैक्टीरिया जाता है उसको मारने में मदद करता है। चलिए मैं आपको बताया तो यहाँ पर क्या है? मुख से निकली लार का पाचन करती है। अच्छा नहीं, 17 नंबर का प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मैंने पहले ही बता चुका था लार में कौन सा पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुंह से निकला लार जो है वो स्टार्च का पाचन करता है। किसका करता है? स्टार्च का पाचन करता है। प्रोटीन का खोज किसने किया था? तो मुल्डर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर ने किया था। अगर पूछेगा प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना मेरीमस। क्या होता है? मेरीमस और क्वाशरकोड। अब इतना बात याद रखिएगा। चलिए वसा का निर्माण पूछेगा शरीर में कहाँ होता है? तो आपको बताना है कि एडिपोज ऊतक में। कहाँ होता है? एडिपोज ऊतक में। शरीर में पूछेगा वसा का निर्माण कहाँ होता है? तो एडिपोज ऊतक में होता है। स्टार्च आलू कैप्सूल का जो खोल होता है पूछेगा वो किसका बना होता है? तो वो स्टार्च का बना होता है। विटामिन का खोज तो मैंने आपको बता ही दिया है, एनाइलिनिन ने किया था। चलिए 19वां नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? दोस्तों मैंने अभी भी बताया था मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ कई सारा बैक्टीरिया हमारे अंदर चल जाता है। उनको मारने में जो मदद करता है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा कहाँ पाया जाता है? ये पेट में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को भोजन को चबा के खाना चाहिए, क्योंकि चबा के हम खाएंगे हमारे लार में क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में जाके बना देता है जो हमारे बैक्टीरिया को मार देता है। पेट में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल कौन सा है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 20वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का अंग जो चूषण करता है वो कौन करता है? वो करता है यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। दोस्तों यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है लगभग। आप ये बात भी याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है पेप्सिन है। दोस्तों पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए दोस्तों पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन कहता है ये बदल देता है किसको? किसमें बदलता है? स्टार्च को शर्करा में। गलत बात। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। हाँ ये बात सही दिख रहा है। बी नंबर का। चलिए और भी ऑप्शन को चेक करते हैं। प्रोटीन को पेप्टोन में। हाँ ये सही है। डी नंबर वसा को वसा अम्ल में। दोस्तों ये जो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हम जवाब देते हैं। कहता है पेप्टिन बदल देता है। दोस्तों जो पेप्टिन जो है ना वो बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन में। पेप्टिन किसमें बदलता है?
पेप्टोन में। अच्छा, यही बदलने की प्रक्रिया को पूछे हम लोग क्या कहते हैं, तब आपको बताना एमिनो अम्ल में। किसमें? तो वही क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर में फिर घुमा के पूछा है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रोटीन बदल जाता है किसमें? एमिनो अम्ल में। किसमें बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। मैंने आपको बताया था लगभग 22-23 हमारे पास में एमिनो अम्ल होता है, जो कुछ बाहर से लिए जाते हैं, कुछ हमारे अंदर ही होता है। तो एमिनो अम्ल के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 23 नंबर का प्रश्न हो गया। 24 नंबर का प्रश्न कहता है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? तो पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? जो पित्त जो है वो यकृत के द्वारा पैदा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा पैदा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 26 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो किया था वो किसने किया था? तो वो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा, विलियम हार्वे ने किया था। वहीं लैंड स्टीरन ने 1902 ईस्वी में रक्त समूह का खोज किया था। किसका खोज किया था? रक्त समूह का खोज किया था। आप ये भी बात याद रखिएगा। 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध दोस्तों वो है हृदय से। किससे है? हृदय से है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, हृदय के जांच करने हृदय का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है दोस्तों, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र का नाम पूछ रहा है। हम सब जानते हैं ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? स्फिगोमेनोमीटर से, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। थोड़ा सा हम जब क्वेश्चन उठाते हैं स्टेथोस्कोप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। स्टेथोस्कोप हम किसको कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग आला। क्या कहते हैं? आला कहते हैं। डॉक्टर के पास में आपने देखा होगा, अब आपको याद आ गया होगा। आला पूछेगा किसका उदाहरण है? आपको बताना है प्रकाश के परावर्तन का सबसे सटीक उदाहरण कौन है? आला है। अच्छा, आला का खोज पूछेगा किसने किया था? तो रेनो लोनी ने। किसने किया था? रेनो लोनी ने। वही पूछेगा कि रेनो लोनी कहाँ का था भैया? रेनो लोनी था स्वीडन का। कहाँ का था? स्वीडन का था। और स्वीडन का कौन था? वो था अल्फ्रेड नोबेल। कौन था? अल्फ्रेड नोबेल। पूछेगा अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था? आपको बताना है डायनामाइट का खोज किया था। किसने किया था? डायनामाइट का खोज किया था। इतना बात याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर का भी प्रश्न हो गया, 29 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? वो लेता है 0.8 सेकेंड। कितना लेता है? 0.8 सेकेंड। और पूछे 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो आपको बताना है 72 बार धड़कता है, जो 31 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? दोस्तों, जो स्तनधारी जीव होते हैं, जैसे मेमेलिया स्तनधारी जीव होते हैं। सॉरी, मेमेलिया होता है जो रेंग कर चलता है। हम लोग स्तनधारी में ना, स्तनधारी जीवों में 4 कोष्ठक होता है। कितना कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 33 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर जो दोस्तों मापा जाता है वो धमनी से मापा जाता है, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए तंत्रिका पूछेगा, तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। और तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। आप चाहे तो ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप पूछ रहा है, वो कितना होता है? 180 mm व 80 mm के बीच होता है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने कहता है, समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मतलब समान मनुष्य जो जीता है जीवन भर में, उसका हृदय कितनी बार धड़कता है? उसका जीवन भर में जो हृदय धड़कता है वो 2 अरब बार धड़कता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए शरीर की विशालतम धमनी है दोस्तों, शरीर की विशालतम धमनी का नाम पूछ रहा है, तो आपको बताना है एरोटा। क्या बताना है? एरोटा। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, एक स्वस्थ मानव के शरीर में टोटल अगर खून और प्रतिशत में पूछे तो आपको बताना है कि 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। वही पूछे कि लीटर में पूछे तो 5 से 6 लीटर होता है। अगर प्रतिशत में पूछे तो आपको बताना है 6 से 7% होता है। कितना होता है? 6 से 7% होता है। खून का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो आपको बताना हीमेटोलॉजी। क्या बताना है? हीमेटोलॉजी। आप तो जानबे करते हैं खून 3 प्रकार का होता है,
ये सब तो बता चुके हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बताऊंगा। तो चलिए मैं यहीं से मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ। अभी मैंने बताया स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो मैंने बताया शरीर के वजन का कितना होता है, 7% होता है। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है, मैंने बताया एक स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त का औसतन मात्रा है 5 से 6 लीटर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 39 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। पानी का पूछे कितना होता है, तो 7.7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, पसीना का पूछे कितना होता है, 7.4 होता है। अगर वही पूछे नींबू का पूछे कितना होता है, तो 2.4 होता है। एक गाना याद रखिएगा, एगो नीमुआ 2-4 गो मिर्ची, तो 2.4 याद रख लीजिएगा। वहीं अगर आपसे पूछे कि शराब का तो बता नहीं पूछेगा, चलिए इतना ही याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, रक्त में मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी खून के बैंक का कार्य कौन करता है, तो तिल्ली या प्लीहा करता है। क्या कहता है, तिल्ली या प्लीहा का कार्य करता है। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तिल्ली या प्लीहा करता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न कहता है रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। रक्त में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो रक्त में एक धातु पाया जाता है जिसको हम Fe यानी कि लोहा बोलते हैं। क्या पाया जाता है, लोहा, आयरन पाया जाता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 42 नंबर का प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। दोस्तों रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होगा, आप बताइए। रक्त का जो शुद्धिकरण होगा वो कहाँ होगा, वो फेफड़ा में होगा। कहाँ होगा, फेफड़ा में होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 43 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। दोस्तों हम सबको पता है खून का जो लाल रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, वो हेमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। परंतु लेकिन हेमोग्लोबिन का अगर पूछे वास्तविक रंग कैसा है भैया, तो आपको लाल नहीं लगाना है। कई बच्चा गलती कर देता है, आपको गलती नहीं करना है। हेमोग्लोबिन का वास्तविक रंग कैसा है, तो वो है बैगनी है। कैसा है, बैगनी है। आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, हेमोग्लोबिन जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे मुंह के द्वारा जो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाके मिल जाता है और जाकर के हेमोग्लोबिन में जाके मिल जाता है, और हेमोग्लोबिन से मिलने के बाद वो बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यही खून के रंग को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अगर खून का लाल पूछे क्यों दिखाई देता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, तो ये बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण हमारा खून कैसा दिखता है, लाल दिखता है। चलिए 44 नंबर का प्रश्न हो गया, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है। मैंने अभी भी बताया कि बाहर से जो हम लोग सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन को पकड़ के ले जा करके फेफड़ा तक ब्लड में जाकर के पहुंचा देता है। तो हेमोग्लोबिन का हमारा कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, वही क्या कहलाता है, हेमोग्लोबिन का कार्य होता है। 45 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों मैंने बताया कि हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, आरबीसी को हम लोग कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान पूछेगा किसको कहा जाता है, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। अब ये बात याद रखिएगा। 46 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। दोस्तों जो खून जो जमता है, मनुष्य के शरीर में टोटल 14 प्रकार का तत्व जो है वो खून को जमाता है। कौन कौन, हिपैडिन सबसे अधिक जमाता कौन है, हिपैडिन, विटामिन के, ये सब खून को जमाता है। लेकिन शरीर में लेकिन वही खून को अगर हम बाहर निकालते हैं, कटने फटने के बाद जो खून निकलता है वो खून जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर नहीं जमता है। क्या कारण है आखिर शरीर के अंदर नहीं जमता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है, हिपैडिन नामक एक तत्व होता है जो खून को जमने नहीं देता। जब तक हिपैडिन हमारे शरीर के अंदर है वो जीवित है, जिसके कारण खून जमता नहीं है। जैसे खून बाहर आता है, हमारा हिपैडिन मर जाता है, तो खून क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा, हिपैडिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का है, रुधिर में प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो रुधिर में जो प्लाज्मा है वो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, किसके द्वारा होती है, वो होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न की ओर। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। मैंने अभी बताया था
लाल रक्त का कब्रिस्तान यानी खून का लाल रक्त खून का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया था प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा तिल्ली को कहा जाता है। अगर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन और पूछ ले कि शरीर में खून का निर्माण पूछेगा कहाँ होता है, तो आपको बताना है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ये अस्थि मज्जा में सियान को होता है, जबकि बच्चा का कहाँ होता है ये बात आप कमेंट में बताइए। बच्चों में जब वो बच्चा रहता है तो उसका खून का निर्माण कहाँ होता है? सियान में अस्थि मज्जा में होता है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन बच्चा में कहाँ होता है ये बताइए, और नहीं होता है तो कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों का रिप्लाई सुन रहा हूँ। चलिए 48 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती है? शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं भैया वो कितने दिन तक जीवित रहता है? वो जीवित रहता है 120 दिन तक। कितने दिन तक जिंदा रहता है? 120 दिन तक। इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। 50 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अभी भी मैंने आपको बताया मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जबकि बच्चा में पूछे कहाँ होता है तो मीसोडर्मा में। कहाँ होता है? मीसोडर्मा में होता है, यानी प्लीहा में होता है। आप ये बात भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों ये रहा टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो मेरा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं आपके लिए हर रोज़ नया वीडियो लाता हूँ। जय हिंद।